नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 21 जुलाई 2026 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम आज डिस्कस करेंगे जियोथर्मल एनर्जी से संबंधित, जिस पे यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन भी पूछा था। दूसरा आर्टिकल क्लियरिंग कार फ्रॉम सिटीज। वैसे तो देखो ये जो आर्टिकल है, इस थीम से रिलेटेड 2 आर्टिकल हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, लेकिन आज कुछ नए पॉइंट्स हैं तो ये आर्टिकल विदा हिंदू का जो मेन आर्टिकल है डिस्कस कर लेंगे। और तीसरा आर्टिकल जापान के एजुकेशन सिस्टम से हम कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख सकते हैं। देखो, एजुकेशन में सुधार लाने के लिए कल आपने देखा होगा जंतर मंतर पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया और बहुत ज्यादा पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी भी चलाई। पुलिस कह रही है कि हम नेपाल जैसी सिचुएशन नहीं होने देना चाहते थे, सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे थे। देखो, चलो ये एक अलग डिबेट है, बट देखो हम तो डेली बेसिस पे आर्टिकल डिस्कस करते हैं कि भाई देश में एजुकेशन सिस्टम नहीं अच्छा है, नहीं अच्छा है। 10 साल हो गए मुझे एडिटोरियल डिस्कस करते करते। मैंने ना हजारों आर्टिकल्स ऐसे डिस्कस किए हैं कि एजुकेशन सिस्टम में कैसे रिफॉर्म लाया जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब हमारे देश में नहीं बढ़िया एजुकेशन सिस्टम। दूसरी तरफ देखो, चाइना जैसे देश कितना बढ़िया एआई में कर रहे हैं, और इवन आप डेवलप कंट्रीज देख लीजिए। हमारे देश में क्या होता है, ये बात हमने सैकड़ों बार डिस्कस कर ली है कि 5वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास के क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाता। हमारे देश में जो ग्रेजुएट निकलते हैं वो भाई नहीं जॉब के काबिल हैं, सिर्फ डिग्रीज बांटी जा रही हैं, अदरवाइज वो नहीं देश एडवांस कर रहा है, वो देश की इकोनॉमी में नहीं कंट्रीब्यूट कर पाते क्योंकि सिस्टम खराब है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन नहीं सीट्स हैं उतनी, कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो, एजुकेशन में रिफॉर्म आने चाहिए। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, देश को आगे ले जाना है, सुपर पावर बनाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है, तो भाई एजुकेशन में बढ़िया आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। समझ गए। बाकी देखो, कल जो कुछ हुआ, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे आप बताइए। बहुत विचलित करने वाली वीडियो सामने आई कि जिस प्रकार से मारा गया कुछ स्टूडेंट्स को, बहुत विचलित करने वाली तस्वीरें थी। लेकिन हमारा देखो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है एजुकेशन में रिफॉर्म्स। आप बताइए आपकी क्या राय है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया के जियोथर्मल एनर्जी के पोटेंशियल से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल जो वर्ड है इसको आप ब्रेक कीजिए। जियो मतलब अर्थ और थर्मल मतलब हीट, यानी वो गर्मी जो हमारी धरती के पेट में छुपी है, धरती के नीचे छुपी है, यानी सरफेस के नीचे छुपी है। और जियोथर्मल एनर्जी ये देखो एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, लेकिन सवाल ये है कि धरती के अंदर इतनी गर्मी आती कहां से है। इसके देखो 2 मेन सोर्स हैं, पहला रेजिडुअल हीट और दूसरा रेडियो एक्टिव डिके। पहले रेजिडुअल हीट की बात करते हैं। जब देखो हमारी अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी ना, तब वो देखो एक बिल्कुल आग का गोला थी, और वो हीट आज तक अंदर ट्रैप्ड है, फंसी हुई है। अब दूसरे सोर्स की बात करें, रेडियो एक्टिव डिके। देखो धरती के क्रस्ट और मेंटल में ना यूरेनियम जैसे एलिमेंट्स मिलते हैं, थोरियम जैसे एलिमेंट्स मिलते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं यूरेनियम, थोरियम। अब जब ये देखो नेचुरली डिके होते हैं तो लगातार हीट रिलीज करते हैं, तो ये भी एक सोर्स है हीट का धरती के अंदर। अब क्वेश्चन उठता है कि हम निकालते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं जियोथर्मल एनर्जी। बहुत सिंपल है। हम देखो जमीन के अंदर ना डीप वेल्स, यानी बहुत गहरे जो कुएं हैं वो ड्रिल करते हैं जमीन के अंदर। अब वहां पे जो ट्रैप्ड यानी फंसा हुआ हॉट वाटर है या फिर स्टीम है, उसको हम बाहर निकालते हैं, और इस हाई प्रेशर स्टीम से ना हम टरबाइन घुमाते हैं। टरबाइन जनरेटर से जुड़ा होता है और बिजली बनती है। जब देखो स्टीम ठंडी हो जाती है तो उसे हम वापस जमीन के नीचे डाल देते हैं। ये देखो हमने कुआं खोदा नीचे, यहां से हॉट स्टीम हम बाहर लेके आए, उस स्टीम की सहायता से हमने टरबाइन घुमाई, टरबाइन घूमी तो बिजली बन गई, बिजली बन गई तो भाई ये जो पानी था इसे वापस हमने धरती के अंदर छोड़ दिया। ये तरीका है।
अब इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ना पुगा वैली में इंडिया के पहले और सबसे गहरे जियोथर्मल वेल्स का इनाग्रेशन किया। और ये अपने आप में देखो ऐतिहासिक घटना थी। क्यों थी वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। क्या सिग्निफिकेंस है जब पुगा वैली में इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा जियोथर्मल वेल का इनाग्रेशन हुआ, ये हिस्टोरिकल इवेंट क्यों है। पहले आप इस प्रोजेक्ट की हाइलाइट्स देखिए। ये प्रोजेक्ट किसका है? ओएनजीसी एनर्जी का प्रोजेक्ट है। यहां 2 वेल्स ड्रिल किए गए हैं और दोनों की जो डेप्थ है वो 1000 मीटर है, यानी 1 किलोमीटर की गहराई तक वो जो वेल है वो ड्रिल किए गए हैं। और एल्टीट्यूड क्या है? एल्टीट्यूड है 14,000 फीट, क्योंकि लद्दाख आपको पता है ऊंचाई पे है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर ये जो वेल है वो ड्रिल किए गए हैं। अभी तक तो देखो पूरा 1 किलोमीटर तक ड्रिलिंग हुई भी नहीं है। अभी तक सिर्फ 400 मीटर की डेप्थ पे ड्रिलिंग हुई है और वहां पे भी जो टेम्परेचर है 135 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड हो चुका है। और साइंटिस्ट ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे जैसे 400 मीटर के बाद ये नीचे बढ़ेंगे, 1 किलोमीटर की गहराई पे ये आएंगे तो टेम्परेचर और ज्यादा मिलेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये 1 मेगावाट का पायलट प्रोजेक्ट है, यानी दिखाने वाला प्रोजेक्ट है, डिमॉन्स्ट्रेशन वाला प्रोजेक्ट है। अगर सफल हुआ तो फिर आगे भी सरकार बढ़ेगी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट इंडिया में आगे बनने वाले जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स के लिए ना ब्लूप्रिंट का काम करेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये प्रोजेक्ट अगर पायलट बेसिस पे है, ये ठीक से बना तो आगे फिर सरकार और भी प्रोजेक्ट इस प्रकार के स्टैब्लिश करेगी। और वैसे ये प्रोजेक्ट लद्दाख आपको पता है ऐसा एरिया है, काफी फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, तो लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल गोल तक पहुंचाने में ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अब थोड़ा हम पुगा वैली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछ सकती है, व्हाई पुगा वैली? पुगा वैली में ऐसी क्या खास बात है कि यहां पे ये प्रोजेक्ट स्टैब्लिश हो रहा है? पुगा वैली एग्जैक्टली कहां पे है? पुगा वैली देखो लद्दाख के ले डिस्ट्रिक्ट के चेंगथेंग रीजन में आती है। ये एरिया देखो हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट्स का हिस्सा है। आपने प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। जब देखो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई तो हिमालयस बने। ये चीज तो आपको पता होगी, हिमालयस कैसे बने? इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से आपस में टकराई तो हिमालयस बने। इस टेक्टोनिक टक्कर की वजह से ना इस रीजन में जो क्रस्ट थी वो पतली हो गई और जो मैग्मा था, मैग्मा यानी धरती के अंदर जो हॉट मोल्टन रॉक होता है ना, उसको मैग्मा बोलते हैं। तो जब प्लेटें टकराई तो जब आपस में प्लेट टकराई तो हिमालयस बना, क्रस्ट पतली हो गई और जो नीचे जो मैग्मा था वो सरफेस के काफी ज्यादा करीब आ गया, सरफेस के नजदीक आ गया। तो इसी जियोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से ना हमें यहां पे क्या मिलता है? एक नाम है, ये देखो फ्यूमरोल्स मिलता है। फ्यूमरोल्स क्या होते हैं? मतलब जमीन के नीचे थोड़ा सा छेद और वहां से स्टीम निकल रही है। तो ऐसे ऐसे छेद हमें मिलते हैं पुगा वैली में, वेंट मिलते हैं जहां से स्टीम निकल रही होती है। इसके अलावा यहां पे मड पूल्स मिलते हैं। मड पूल्स मतलब उबलती हुई कीचड़ मान लीजिए। फिर यहां पे हमें सल्फर डिपॉजिट और नेचुरल उबलते हुए हॉट स्प्रिंग्स भी मिलते हैं। तो ये सारी चीजें सबूत है कि भाई जमीन के नीचे जो जियोथर्मल सिस्टम है वो फुली एक्टिव है। तो पुगा वैली हमारे देश में देखो जियोथर्मल एनर्जी के लिए ना सबसे प्रोमिसिंग रिसोर्स है। अब कई बार देखो कंपैरिजन भी होता है, एक तरफ सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये देखो बहुत अच्छी है, दूसरी तरफ जियोथर्मल एनर्जी। एक प्रॉब्लम देखो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी में ये है, ये इंटरमिटेंट है, यानी 24 घंटे हमें यहां से एनर्जी नहीं मिलती है। रात में धूप नहीं होती, हवा हमेशा नहीं चलती, तो इन्हें हम इंटरमिटेंट बोलते हैं, रुक रुक के आने वाली एनर्जी। यानी जियोथर्मल एनर्जी जो है वो ज्यादा रिलायबल है। एक बार अगर प्रोजेक्ट अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाए तो क्या फायदे हैं? सबसे पहले देखो बेस लोड पावर। ये देखो 24/7 365 डेज मिलने वाली एनर्जी है, यानी रुकती नहीं है। दूसरा क्लीन एंड रिन्यूएबल सोर्स है।
ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ना के बराबर होता है, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़िया है, हम देखो फोसिल फ्यूल्स पर अपनी डिपेंडेंस कम कर सकते हैं, इंपोर्ट बिल बचेगा हमारा। फिर मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस जैसे देखो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, बल्कि देखो जियो थर्मल एनर्जी का डायरेक्ट यूज होता है, जैसे स्पेस हीटिंग के लिए। मान लो घर गर्म करना है, आपको पता है लद्दाख के एरिया में ठंड काफी ज्यादा पड़ती है, तो वहां पे घर गर्म करना है तो ये एनर्जी काफी यूजफुल है। एक्वाकल्चर में काफी डायरेक्ट यूज होता है इसका, यानी मछली पालन में। ग्रीन हाउस की फार्मिंग में, यानी बिल्कुल हार्श क्लाइमेट में वेजिटेबल्स को ग्रो करना, वहां पे इस जियोथर्मल एनर्जी का काफी बढ़िया यूज होता है। अब एक केस स्टडी भी राइटर बताते हैं, आइसलैंड की केस स्टडी है। देखो 1970s में जब ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आए थे ना, तो आइसलैंड देखो इकोनॉमिकली ढस रहा था पूरी तरह से, मतलब कोलैप्स हो रहा था आइसलैंड, क्योंकि उनको ऑयल नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने अपनी एनर्जी किस पे लगाई, उन्होंने अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन का फायदा उठाया, और आज की डेट में आइसलैंड की 65% जो प्राइमरी एनर्जी है वो कहां से आती है, वो जियोथर्मल से आती है। वहां के लगभग 90% घर जो गर्म होते हैं वो जियोथर्मल एनर्जी से होते हैं। और वहां पे एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है ब्लू लैगून। असल में देखो ये जियोथर्मल पावर का एक प्लांट है। तो देखो ये सबूत है, आइसलैंड ने जो महारत हासिल की है जियोथर्मल एनर्जी में, ये एक सबूत है कि अगर पॉलिटिकल विल हो तो भाई रेवोल्यूशन लाया जा सकता है। अब थोड़ा सा और डेटा देख लीजिए, दुनिया में जियोथर्मल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, 17 गीगावाट प्लस, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन 17 गीगावाट के आसपास है। दुनिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी का आज के समय में 1% से भी कम आता है जियोथर्मल एनर्जी से। एग्जैक्टली बात करें तो 0.3 से लेकर 0.4%। यूएस दुनिया का देखो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है जियोथर्मल एनर्जी का, और कैलिफोर्निया में जो गीजर्स है ना वो सबसे बड़े कॉम्प्लेक्स हैं जहां से जियोथर्मल एनर्जी मिलती है। उसके बाद नंबर आता है इंडोनेशिया का, और फिर उसके बाद नंबर आता है फिलीपींस का। आप पूछोगे सर विदेश का तो ठीक है, इंडिया की बात कीजिए। इंडिया देखो अभी शुरुआत कर रहा है, सीधी सी बात है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई ने ना 2022 में अपना जियोथर्मल एनर्जी का एटलस बनाया था, और इस एटलस में उन्होंने बताया कि इंडिया में लगभग देखो 10,600 मेगावाट का पोटेंशियल है जियोथर्मल एनर्जी का, और उन्होंने बल्कि 381 ऐसी साइट्स भी आइडेंटिफाई की जहां पे जियोथर्मल एक्टिविटी ज्यादा हो सकती है। और हमारा जो फर्स्ट ऑपरेशनल प्लांट है जियो थर्मल एनर्जी का, कहां पे है, SCCL, ये है सिंगारेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड। इन्होंने तेलंगाना के ना मेनुगुरु रीजन में इंडिया का पहला 20 किलोवाट का ऑपरेशनल पायलट प्लांट बनाया है जियो थर्मल एनर्जी का। और कौन सी एनर्जी यूज हुई, जो एनर्जी यूज हुई उसका नाम है ORC, यानी बाइनरी ऑर्गेनिक रैंकाइन साइकिल। ये देखो बाइनरी ऑर्गेनिक रैंकाइन साइकिल। मैं आपको ये भी बता देता हूं ये ORC क्या होता है। जब देखो गर्म पानी का टेम्परेचर टरबाइन घूमने लायक नहीं होता है ना, मान लो नीचे से गर्म पानी तो हमने ले लिया, लेकिन पानी इतना गर्म नहीं है कि वो टरबाइन घुमा सके, तो हम उस हीट को ना एक दूसरे लिक्विड में ट्रांसफर करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और वो लिक्विड भाप बनकर टरबाइन घुमाता है। तो मतलब जैसे आप यूपीएससी में बैकअप प्लान रखते हो ना, वैसे ही बैकअप प्लान होता है ORC। आपने नीचे से हॉट वाटर ले लिया, लेकिन वो इतना गर्म नहीं है टरबाइन घुमा सके, अब वो हॉट वाटर किसी दूसरे लिक्विड में मिलाया जाता है, उस लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर कम होता है, तो वो जो लिक्विड है वो फिर स्टीम बनाता है, और उसकी सहायता से हम टरबाइन घुमाते हैं। तो ORC मतलब बैकअप प्लान है। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। देखो पोटेंशियल अगर 10,600 मेगावाट का है, तो हम अभी तक 1 मेगावाट के पायलट पर क्यों हैं, उसके कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहले देखो हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, भाई कुएं खोदने में ना करोड़ों रुपए लगते हैं, और जियोलॉजिकल अनसर्टेनिटी भी है कि क्या पता खोदने के बाद में स्टीम मिलेगा नहीं मिलेगा, रिस्क काफी ज्यादा है। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट, इंडिया के पास डीप ड्रिलिंग की टेक्नोलॉजी नहीं है अभी उतनी अच्छी। नेक्स्ट है रिसोर्स एक्सप्लोरेशन, जीएसआई ने देखो मैपिंग तो की है, लेकिन
एडवांस्ड 3D सर्वे अभी भी हमारे पास में नहीं है कि वहां पे स्टीम मिलेगा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है रिमोट लोकेशन चैलेंज। अब देखो पूगा वैली आपको पता है 14,000 फीट की ऊंचाई पे है। वहां हैवी मशीनरी को ले जाना, वहां पे ग्रिड बनाना अपने आप में एक लॉजिस्टिक चैलेंज है। नेक्स्ट पॉलिसी वैक्यूम। अभी देखो हमारे पास में ना जियोथर्मल एनर्जी की कोई पॉलिसी नहीं है। सोलर पॉलिसी है, विंड पॉलिसी है, लेकिन डेडिकेटेड नेशनल जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी अभी तक हमारे पास में नहीं है। रिकमेंडेशंस क्या है? सबसे पहले तो सरकार देखो नेशनल पॉलिसी लेके आए, तुरंत एक डेडिकेटेड जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी आनी चाहिए जिसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हों, सब्सिडी, टैक्स ब्रेक सब हों। नेक्स्ट पीपीपी मॉडल और टेक कोलैबोरेशन। सरकार को देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करना होगा। साथ ही देखो आइसलैंड, यूएसए जो देश अच्छा कर रहे हैं ना जियोथर्मल एनर्जी में, सरकार उनके साथ कोलैबोरेशन करे, उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन करे। नेक्स्ट स्केल अप प्रोजेक्ट। स्केल अप प्रोजेक्ट मतलब देखो जो पायलट प्रोजेक्ट्स है ना उनको सक्सेस बनाकर उनको फिर कॉमर्शियल स्केल पे इंप्लीमेंट करना। नेक्स्ट है ग्रिड इंटीग्रेशन। जियोथर्मल एनर्जी जो प्रोजेक्ट है ना उसको हमें ना ग्रिड के बेस लोड सपोर्ट के रूप में इंटीग्रेट करना चाहिए ताकि नेट जीरो स्टेटस जो हम हासिल करना चाहते हैं 2070 से पहले वो कर सकें। सबसे लास्ट में कैपेसिटी बिल्डिंग। जीएसआई और ओएनजीसी की आर&डी बजट बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी लेके आए, आर&डी अच्छी करें और हम उसका फायदा उठाएं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया और ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। 2013 में यूपीएससी ने पूछा था और फिर ये पोटेंशियल क्वेश्चन है। पोटेंशियल क्वेश्चन क्या है? ये तो 2020 में यूपीएससी ने पूछा ही था। आपको सीधा सीधा अटेम्प्ट करना है ये क्वेश्चन। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, टेकिंग सिटीज बैक फ्रॉम कार्स। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आप ना घर से बाहर निकलते हो, रोड पे आपने ना इस प्रकार का नजारा कभी ना कभी जरूर देखा होगा। एक माँ अपने बच्चों को स्कूल से ला रही है, एक हाथ में उसने बैग पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है और रोड पे बिल्कुल संभल संभल के चल रही है। उस माँ के मन में डर है कि कहीं कोई कार बच्चे को कुचल ना दे, तो वो बिल्कुल देख देख के चल रही है। फिर आपने ये भी नजारा देखा होगा कि एक बुजुर्ग फुटपाथ पे चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो फुटपाथ को टेस्ट कर रहा है कि कहीं वो गिर ना जाए, फुटपाथ कहीं टूटा फूटा ना हो। आपने ये भी नजारा जरूर देखा होगा कि एक व्हील चेयर यूजर अपना सफर शुरू होने से पहले ही हार मान लेता है क्योंकि उसको चलने के लिए रास्ता है ही नहीं। यह नजारा आपने जरूर देखा होगा कभी ना कभी। लेकिन देखो इनके लिए फुटपाथ आखिरकार है क्यों नहीं, पेवमेंट आखिरकार है क्यों नहीं? हमारे देश में ना जो पेवमेंट वैसे तो देखो सरकार बनाती नहीं है, जो बनाए भी है ना वहां पे आपको स्ट्रीट वेंडर की रेडी मिलेगी, कंस्ट्रक्शन का मलबा मिलेगा, खुला हुआ नाला मिलेगा, पार्क की हुई बाइक मिलेगी और या फिर दुकान का साइन बोर्ड मिलेगा। तो ये सब है हमारा फुटपाथ। इनको हम नाम दे देते हैं ये हमारा फुटपाथ है, पैदल चलने का रास्ता है। कोर प्रॉब्लम जानते हो क्या है? इंडियन सिटीज देखो स्पेशली व्हीकल्स के लिए डिजाइन की गई है। पैदल चलने वालों को तो सेकेंडरी सिटीजन माना जाता है और इसलिए वो कारों के बीच में से चलते हैं, वो नाले के पास से चलते हैं, वो कचरे के ऊपर से चलते हैं। ये है सिचुएशन पैदल चलने वालों के लिए। और एक चीज जो हमने 2 बार डिस्कस कर ली, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, मनियार इलियास एंड साइक रियाज वर्सेस पी अयप्पन 2026 का केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि भाई डिमार्केटेड फुटपाथ पे सेफ चलना ये एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और इसे 2 आर्टिकल्स के अंदर प्रोटेक्ट किया गया। एक आर्टिकल 19(1)(d) और दूसरा आर्टिकल 21। आर्टिकल 19(1)(d) क्या है? राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। देखो आर्टिकल 21 सिर्फ जिंदा रहने का हक नहीं देता। याद होगा आपको मेनका गांधी केस 1978 याद होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू लिव विद डिग्निटी शामिल है। अगर आपको चलने के लिए बार बार नालियों और गाड़ियों के बीच से गुजरना पड़े तो भाई आपकी डिग्निटी मेंटेन हो रही है? नहीं हो रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर डायरेक्शन दिए कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को पॉलिसी बनानी होगी ताकि सिटीजन्स जो है वो सेफली फुटपाथ पे चल सकें।
ये देखो कोई छोटा मोटा म्युनिसिपल ऑर्डर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हमारे शहर जो हैं वो किसके लिए हैं? इंसानों के लिए हैं, वो मशीनों के लिए नहीं है, कार जैसी मशीनों के लिए। आज देखो इंडिया ना, आप देखोगे एक ऐसे फेस में है जहां हम फिजिकली सबसे कम एक्टिव हैं। जैसे आप देखो, ये डेटा देखो, WHO का डेटा है, फिजिकल एक्टिविटी प्रोफाइल्स 2024 के अनुसार 49.4% इंडियन अडल्ट्स फिजिकल एक्टिविटी के रिकमेंडेड लेवल मीट नहीं कर रहे हैं। और महिलाओं की बात करें, 57.2% महिलाएं ऐसी हैं जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही हैं जितना उन्हें करनी चाहिए। 74% बच्चे और एडोलसेंट्स ऐसे हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं जितना उन्हें करनी चाहिए। WHO देखो ये बोलता है कि हर अडल्ट को ना हफ्ते में एटलीस्ट 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी वाली फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। इसका मतलब महंगे जिम जाना नहीं है, इसका मतलब सिंपल ये है कि बस स्टॉप जाना, मेट्रो, स्कूल या क्लिनिक तक सेफली पैदल चल के जाना। लेकिन भाई पैदल चलने की जगह ही नहीं है तो कहां जाएंगे? और इसी वजह से फिर बीमारियां हो रही हैं। बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फैटी लिवर, ओबिसिटी, ये सब कहीं ना कहीं पैदल चलने से रिलेटेड है। और एक लाइन राइटर यूज करते हैं, लाइन काफी बढ़िया है, फुटपाथ्स आर नॉट डेकोरेटिव स्ट्रिप्स ऑफ सीमेंट, दे आर प्रिवेंटिव मेडिसिन लेड इन स्टोन। मतलब फुटपाथ देखो सिर्फ सीमेंट के टुकड़े नहीं है, ये पत्थर में लिखी हुई बीमारियों की दवा है। पैदल चलोगे तो भाई आपकी जो बीमारी है वो नहीं होगी। लेकिन बस माना जाता है फुटपाथ को कि हाँ भाई फुटपाथ है, डेकोरेटिव प्लेस है जैसे। नहीं भाई, वो दवाई है कि आप बीमार नहीं पड़ोगे, पैदल चलोगे, एक्सरसाइज करोगे। पैदल चलोगे आपका बीपी ठीक रहता है, इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ती है, जॉइंट आपके सही रहते हैं, मूड इंप्रूव करता है, ये सारी चीजें होती हैं। अब रोड सेफ्टी का एस्पेक्ट देख लीजिए। दो मेजर रिपोर्ट्स का डेटा आप देखिए, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, दूसरा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का डेटा पहले आप देखिए। रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2024, टू व्हीलर्स और पेडेस्ट्रियन मिलाकर टोटल डेथ्स में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 67%। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार ये डेटा है 60%। सोच के देखो, जितने लोगों की रोड एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ होती है ना, उसमें से 67% होते हैं पैदल चलने वाले या फिर टू व्हीलर वाले। देखो सीधी सी बात है, जब भी फुटपाथ नहीं है ना पैदल चलने के लिए, तो मजबूरी में पेडेस्ट्रियन को यानी पैदल चलने वाले को सड़क पे चलना पड़ेगा। सड़क पे उसकी टक्कर होती है मेटल से। अब देखो, इंसान मांस का पुतला, जब उसकी टक्कर होती है मेटल से तो जाहिर तौर पे मेटल ही जीतेगा, और कौन जीतेगा? अब लास्ट में सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या ये है कि गरीब ठेले वालों को भगा दो वहां से? नहीं। आर्टिकल कहता है देखो, सिर्फ दिखाने के लिए जो एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव होती है ना, वो काम नहीं आएंगी। आज सरकार रेडी वालों को हटाती है, अगले हफ्ते वो वापस आ जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए? स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 है। अब इस एक्ट के अनुसार वेंडर्स को लीगल प्रोटेक्शन मिलती है, उनके लिए अलग से वेंडिंग जोन होते हैं। सॉल्यूशन ये है प्लान्ड एलोकेशन, पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ, वेंडर्स के लिए वेंडिंग जोन, व्हीकल्स के लिए अलग से पार्किंग स्पेस, और जो ये पाइप है, वायर है, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके लिए अलग से यूटिलिटी कॉरिडोर। तो सबके लिए सब कुछ अलग अलग होना चाहिए। समझ गए? तब जाके बात बनेगी। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार तो दे दिया, लेकिन सिटीजन्स को भी आदतें बदलनी पड़ेंगी। 5 कदम उठाने पड़ेंगे। पहला, वॉक डेलिबरेटली, खाना खाने के बाद 10-15 मिनट जरूर चलें। फिर रोज 30 मिनट का टारगेट बनाएं। शॉर्ट एरेंड्स, मतलब 1 किलोमीटर से कम की दूरी के लिए स्कूटर या कार मत चलाइए। मिक्स कम्यूट करिए, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पैदल चलने के साथ में कंबाइन करिए। सोशल वॉकिंग, RWA, फैमिलीज और ऑफिस वाले कार फ्री मॉर्निंग्स और वॉकिंग ग्रुप्स बनाएं। और सबसे लास्ट में हेल्थ चेकअप प्रोटोकॉल। अगर देखो चलने में सांस फूल रही है, घुटने में दर्द है या डर लग रहा है, तो भाई आपको ये चीज एक सिग्नल माननी चाहिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सरकार के लिए क्या करना चाहिए? सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन ऐसा करे कि भाई हर एक न्यू प्रोजेक्ट में फुटपाथ,
साइकिल स्पेस इनका ख्याल रखना चाहिए, जीरो टॉलरेंस, अगर व्हीकल्स इधर उधर पार्क हों तो उनके खिलाफ हैवी पेनल्टी लगाई जाए, प्रायोरिटी जोन होने चाहिए, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट्स और मेट्रो स्टेशन ये पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली एरिया होने चाहिए, नेशनल एक्टिव मोबिलिटी मिशन, अर्बन डेवलपमेंट को, हेल्थ को और ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को आपस में लिंक कर दो। फिर नेक्स्ट है न्यू ऑडिट मैट्रिक, सिटीज को आप ऐसे मत जज करो कि सिटी में फ्लाईओवर कितने हैं, सिटी को आप ऐसे जज करो कि सेफ वॉकिंग किलोमीटर कितने हैं किसी भी सिटी में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। फिर जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो आपको मैं दिखाता हूं। ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, जापान के टीचिंग कल्चर से हम क्या सीख सकते हैं। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। देखो 1945 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था ना, तो जापान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। तो उनकी सोसाइटी के सामने क्वेश्चन ये था कि अब कैसे बाउंस बैक किया जाए। तो ना उस समय जापान के जो पॉलिसी मेकर्स थे ना, उन्होंने एक चीज की, उन्होंने डिसाइड किया कि हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं। और आज देखो जापान कितनी आगे निकल गया है सेकंड वर्ल्ड वॉर में इतना नुकसान खाने के बाद भी। तो जापान की कुछ टेक्निक्स हैं बढ़िया बढ़िया जो सरकार को यूज करनी चाहिए, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में आनी चाहिए। तो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हम जापान से सीख सकते हैं। कहने को देखो हमारे पास में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, राइट टू एजुकेशन है, लेकिन फिर भी ASER का सर्वे होते हैं तो लर्निंग आउटकम कैसे निकल के आती है, 5 साल का बच्चा दूसरी क्लास के क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाता। तो इसलिए ये 5 टेक्निक्स हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जुगियो केनक्यू कोलैबोरेटिव स्टडी। ये क्या है, नाम देखो जैपनीज है तो थोड़े ऐसे ही मिलेंगे। जुगियो केनक्यू, जजमेंट वर्सेस कोऑपरेशन। जुगियो का क्या मतलब होता है, जुगियो का मतलब होता है लेसन, और केंक्यू का मतलब क्या होता है, केंक्यू का मतलब होता है स्टडी। तो ये 100 साल पुरानी कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस है। इसमें क्या होता है, आप एक क्लासरूम इमेजिन कीजिए, एक टीचर क्लास में मैथ पढ़ा रहे हैं सामने बच्चों को, लेकिन पीछे पीछे बैक बेंचर के तौर पे 4-5 और टीचर छुपे बैठे हैं। वो देखो उस टीचर को जज नहीं कर रहे हैं कि भाई तुम कैसा पढ़ा रहे हो, वो जो 4-5 टीचर नीचे पीछे बैठे हैं वो बच्चों को देख रहे हैं। समझ रहे हो, वो बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चा कहां पे अटक रहा है, बच्चों के फेस एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, नोटबुक में बच्चे क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, किसको समझ में आ रहा है किसको समझ में नहीं आ रहा है। और क्लास के बाद सारे टीचर्स मिलके फिर से लेक्चर को डिसाइड करते हैं कि भाई लेक्चर को रिफाइन करने की आवश्यकता है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। तो ये टेक्निक है जुगियो केनक्यू। फिर काइजन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। और वैसे देखो ये पिछले पॉइंट का मैं थोड़ी बातें और आपको बताऊं। इंडिया में अगर मान लो प्रिंसिपल पीछे आके बैठ जाए ना, तो टीचर अनकंफर्टेबल हो जाता है कि टीचर को लगता है कि यार मेरा अप्रेजल चल रहा है, मेरे काम में गलतियां निकाली जाएगी, तो एक डर का माहौल हो जाता है टीचर में। लेकिन भाई ये जो एक्टिविटी है ना जापान की, टीचर को जज करने के लिए नहीं होती, बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए होती है। तो हमें ऑब्जर्वेशन को ना जजमेंट से बदल के प्रोफेशनल कोऑपरेशन बनाना पड़ेगा। अब दूसरी टेक्निक है जापान की, दूसरी प्रैक्टिस है काइजन। इसमें क्या होता है, काइजन का मतलब क्या है, काई का मतलब है चेंज और जेन का मतलब है गुड, यानी गुड चेंज, मतलब लगातार छोटे छोटे सुधार। अब ये कंसेप्ट देखो टोयोटो कंपनी ने शुरू किया था, जो बाद में एजुकेशन में आया। इंडिया में देखो हम एजुकेशन में रिफॉर्म लाने की बात करते हैं ना, हम ग्रैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं, बड़े बड़े रिफॉर्म्स, स्मार्ट बोर्ड लगा दिया हमने, ये कर दिया। राइटर कहते हैं भाई डेली टीचर अगर छोटे छोटे भी रिफॉर्म लेके आता है ना, 1% भी टीचर रिफॉर्म लेके आता है ना क्लासरूम में, तो भाई वो एक्यूमुलेट होके बहुत बड़ा रिफॉर्म बन जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कोई इवेंट नहीं है कहने के लिए, दिखाने के लिए, थिएट्रिक्स करना, ऑप्टिक्स करना, देखो हम रिफॉर्म लेके आए हैं। रिफॉर्म एक एक्यूमुलेशन है, धीरे धीरे इकट्ठा होता है। डेली टीचर अगर ये सोचता है आज मुझे क्या नया करना है, तो भाई सोच के देखो जितने साल टीचर पढ़ाएगा वो कितना नया कर चुका होगा। समझ गए? तो 10 वर्कशॉप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइज करने के
बजाय डेली 1% टीचर्स को चेंज करवाओ। अब नेक्स्ट है हो रेन सो कम्युनिकेशन। 3 शब्दों से बना है। हो का मतलब क्या होता है? होकोकू। रेन का मतलब रेनराकू। रेनराकू। सो का मतलब सोडान। तो होकोकू का मतलब होता है रिपोर्ट, रेनराकू का मतलब होता है इन्फॉर्म, और सोडन का मतलब होता है कंसल्ट। तो इंडिया के स्कूल्स में ना बहुत एनर्जी तब वेस्ट होती है जब कम्युनिकेशन फेल हो जाता है टीचर्स के बीच में और बच्चों के बीच में, या फिर टीचर्स और बच्चों के पेरेंट्स के बीच में। बच्चा जब फेल होता है तब पेरेंट्स आके हल्ला मचाने लगते हैं कि भाई तुमने पढ़ाया नहीं इसलिए फेल हो गया। लेकिन देखो, बच्चा जब वीक चल रहा हो तुरंत कम्युनिकेशन होना चाहिए पेरेंट्स के साथ में, उनको पता होना चाहिए कि बच्चा कैसा चल रहा है, किस चीज में बढ़िया है, किस चीज में वीक है। तो ये कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा फेल हुआ तब प्रिंसिपल को जाके पता लगा। नेक्स्ट है ओमोइयारी। ओमोइयारी क्या है? ओमोइयारी का मतलब है कि दूसरों की फीलिंग्स को समझना और कंसिडरेशन के साथ में रिस्पोंड करना, एम्पैथी के साथ में रिस्पोंड करना, कंपैशन के साथ में रिस्पोंड करना। देखो, एक अच्छा टीचर सिर्फ सिलेबस पूरा नहीं करता, वो ओमोइयारी सिखाता है। टीचर उस शांत बच्चे को नोटिस करता है जो क्लास में हिस्सा नहीं ले रहा है, जो अलग थलग पड़ा है। इवन टीचर उस कोलीग को भी समझता है जो काम के बोझ से परेशान है। तो एक सिविल सर्वेंट होने के नाते भाई आपके अंदर भी ओमोइयारी जैसी भावनाएं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है टोकाट्सु। टोकाट्सु का मतलब क्या होता है? टोकाट्सु का मतलब होता है वो स्पेशल एक्टिविटीज जहां पे बच्चे बेसिक लाइफ स्किल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं। जैसे देखो, जापान में ना स्कूल को क्लीन करने की जो आदत है ना बिल्कुल नॉर्मल है, आम है। बच्चे खुद अपना क्लासरूम साफ करते हैं, खुद अपना स्कूल साफ करते हैं, एक दूसरे को लंच सर्व करते हैं, टॉयलेट्स भी खुद ही साफ करते हैं। लेकिन हमारे देश में कोई बच्चा टॉयलेट साफ कर देना तो भूकंप आ जाता है कि बच्चों से ऐसे काम करवाए जा रहे हैं। देखो, बच्चों को सिखाना जरूरी है, सिखाना जरूरी है। आज एक आपको याद होगा एक किस्सा वायरल हुआ था कि मैच के बाद में सारे लोग घर चले गए थे, लेकिन जो जापान के सिटीजन्स थे वो स्टेडियम में अपने आसपास की जगह को क्लीन कर रहे थे। ये किस्सा वायरल हुआ था। ये चीज ऐसे ही नहीं आती, उनको स्कूल से सिखाई जाती है कि भाई आपको ऐसा करना है, ये आपका काम है। फिर ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं पब्लिक प्लेसेस को भी क्लीन रखते हैं, लेकिन हमारे वाले गुटखा फेंकेंगे फिर थूकेंगे। ये चीज गलत है यार। तो कहने का मतलब यह है, जो हमारे देश में मोरल एजुकेशन का पीरियड एक हफ्ते में 40 मिनट का लगता है जिसे फॉर्मेलिटी मान लिया जाता है, ये मोरल एजुकेशन का पीरियड फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए। डेली बेसिस पे मोरल एजुकेशन को देना जरूरी है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। ये जापान की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हम सीख सकते हैं, और हमें एजुकेशन में ये इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। तो ये थी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।